नमस्कार दोस्तों, हाउ इज द जोश। आई होप कि आप सबका जोश हाई होगा और इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में जोश हाई रहे, एक सकारात्मकता रहे, पूरे समाज में, छत्तीसगढ़ राज्य में, पूरे देश में एक सकारात्मकता का वातावरण निर्मित हो सके, इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास यह कार्यक्रम है हाउ इज द जोश। और सभी युवा साथियों का जोश बहुत हाई होगा, ये मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों, पिछले एपिसोड, तीसरे एपिसोड को करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने देखा और हमारी युवा साथियों तक बात 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची। करीब 4.5 लाख लोगों तक पोस्ट की रीच हुई। इसके लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद कि आप सब लोग इसका कहीं ना कहीं एक लाभ ले पा रहे हैं और एक हिस्सा बन पा रहे हैं। दूसरा चीज, मैं आप सबके सामने यही बोलना चाहूंगा कि आप बहुत सारे मेरे को पोस्ट मिल रहे हैं जिसमें एक नकारात्मकता अपने जीवन में, आप उदासी, एक नकारात्मकता, एक निराशा का भाव, एक हताशा का भाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सकारात्मक रहकर अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में, स्वयं के परिवार में, अपने आसपास के परिवेश में और पूरे देश और समाज के लिए सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक दिशा में काम करिए। तभी आपके हमारे सबके जीवन की सार्थकता है। सबसे पहले दोस्तों, तर्कस के तीर पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। आप सब युवा साथियों को एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कहीं एसे लिखने के लिए, कहीं इंटरव्यू में बोलने के लिए, इन सब उद्देश्यों के दृष्टिकोण से हमारा तर्कस का तीर चलेगा, जिसमें तर्कस के तीर में आपको एक विशेष एनालिसिस करके हर एपिसोड में हम देने का प्रयास करेंगे, जिसे आप किसी भी एसे में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस बार तर्कस के तीर पे हम बात करते हैं हमारी जो मानव संसाधन है, हमारे देश में करीब 133 करोड़ जो लोग हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या पोटेंशियल है, इस पे सबसे पहले हम बात करते हैं। और आप सब ने देखा होगा कि जब मैं 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ता था, आप लोग भी 6वीं, 7वीं, 8वीं में जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे, उस समय आपने देखा होगा, आपने रियलाइज किया होगा कि भारत की समस्या जब पूछा जाता था तो सबसे पहला पॉइंट लिखा जाता था जनसंख्या। जनसंख्या को एक समस्या के रूप में देखा जाता था। निश्चित रूप से बहुत अधिक जनसंख्या एक देश की, किसी भी देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो यंग एनर्जेटिक पॉपुलेशन है, उसको एक संभावना के रूप में देखने का दृष्टिकोण आजकल विकसित हुआ है। जो 6वीं, 7वीं, 8वीं में हम लोग समस्या के रूप में जनसंख्या लिखते थे, उसको अब नहीं लिखा जा रहा है। आपने ये गौर किया होगा। इसका कारण कहीं ना कहीं है कि जो मानव संसाधन है, जो मनुष्य है, जो जनसंख्या है, उसको एक संसाधन के रूप में देखने की, एक पोटेंशियल के रूप में देखने की, एक संभावना के रूप में देखने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। और विशेषकर ऐसे फेज में जब हमारी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ युवा ग्रुप है, यूथ ग्रुप है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है, अर्थात विश्व की युवा जनसंख्या का 20% हिस्सा आज भारत में है। आज हमारे देश की 75% आज हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवा साथियों की है। आज हमारे देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवा साथियों की है और हमारे देश की औसत आयु लगभग 28 वर्ष के आसपास है, जबकि यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष, यूरोप की औसत आयु 47 वर्ष, अमेरिका और चीन की औसत आयु 40-42 वर्ष के आसपास है। अर्थात हमारी जो युवा शक्ति है, हमारी जो जनसंख्या है, उसका एवरेज एज, उसकी औसत आयु 28 वर्ष है। मतलब हमारे पास एक यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक एक यूथ ग्रुप है, जिसे हमें एक संभावना के रूप में देखने की जरूरत है। आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति, एक ग्लोबल पावर बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर दुनिया के सभी संस्थानों में, बड़े बड़े पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी डिलिब्रेशंस होते हैं, उन सब में ये माना जाता है कि निश्चित रूप से भारत ग्लोबल पावर बनेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण होगा इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में
भारत के पास जो 65% 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवा जनसंख्या है। इस युवा जनसंख्या को अगर हम अच्छे से एजुकेटेड बनाएंगे, अच्छे से स्किल्ड बनाएंगे, उसकी जो संभावनाएं हैं उनको हम साकार करेंगे, तो भारत निश्चित रूप से ग्लोबल पावर बन जाएगा। और अगर इस युवा जनसंख्या जो कि 70-75 करोड़ से अधिक की युवा जनसंख्या है, इसको हम सही ढंग से शिक्षित प्रशिक्षित नहीं कर पाते, अगर हम उनको सही ढंग से जो विश्व में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनका अगर हम उपयोग करते हुए इस युवा जनसंख्या को सही ढंग से नहीं ले जा पाते हैं, तो यही युवा जनसंख्या हमारे देश के लिए एक परेशानी का सबक बन सकता है। हमारे युवा साथी हमारे देश के लिए सकारात्मक न करके आप कई जगह देखते होंगे कि कहीं नक्सलवाद पनप जाता है, कहीं आतंकवाद पनप जाता है। जब हम उनकी संभावनाओं को साकार नहीं कर पाएंगे तो यही युवा जनसंख्या हमारे लिए एक परेशानी बन सकती है। इस चीज को हमको समझना है और देश के जितनी भी नीति निर्माण एजेंसी हैं, पॉलिसी मेकर बॉडीज हैं, उन सबको हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इस युवा जनसंख्या की संभावनाओं को साकार करने के लिए उनको एजुकेटेड बनाएं, उनको स्किल्ड बनाएं, उनको शिक्षित करें, उनको प्रशिक्षित करें। इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है, तब निश्चित रूप से भारत ग्लोबल पावर बनेगा। दुनिया के सामने एक सामान्य सा प्रश्न रखा जा सकता है कि वो देश दुनिया का ग्लोबल पावर बनेगा जिसकी औसत आयु 47 वर्ष, 46 वर्ष या 40 वर्ष है, जापान, यूरोप या अमेरिका की तरह, या वह देश विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, वैश्विक शक्ति बनेगी, ग्लोबल पावर बनेगी, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। निश्चित रूप से 28 वर्ष की औसत आयु वाला देश ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर हम इस युवा जनसंख्या की संभावनाओं को साकार करें। तो इस दिशा में हमारे नीति निर्माण की जरूरत है, इस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है। और आज जो भी बड़ा इंटेलेक्चुअल है, जो भी देश के संबंध में विमर्श है, उसमें युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आज महती आवश्यकता है। विवेकानंद जी को मैं भी आदर्श पुरुष मानता हूँ, पूरा देश उनको आदर्श मानता है। आप सब में से अनेकों के वो एक रोल मॉडल होंगे, वो एक आदर्श हैं। उन्होंने भी भारत की युवा जनसंख्या के बारे में तब बात की थी, आज से सैकड़ों साल पहले बात की थी। इस तथ्य को हमको समझने की, 100 साल पहले बात की थी, इस तथ्य को हमको समझने की, जानने की जरूरत है। इस युवा जनसंख्या के संभावनाओं को एक तरफ हम साकार कर सकते हैं, इसको एक टर्मिनोलॉजी के रूप में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। और अगर इसकी संभावनाओं को हम साकार ना कर पाए तो यह एक बर्डन बन सकता है और इसी को डेमोग्राफिक डिजास्टर कहा जाता है। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेकर हमको ग्लोबल पावर इंडिया को बनाना है, एक सोच यह है। और अगर हम इसमें फेल होते हैं तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। इस सोच के, इस एंगल को आप भारत के ग्लोबल पावर से संबंधित बनाने वाले टॉपिक पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, इंटरव्यू में, एसे में, शिक्षा की महत्ता के टॉपिक पे कि भारत के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, इस युवा जनसंख्या की संभावनाओं को साकार करने के लिए जरूरी है, इस दृष्टिकोण से आप इसका हर जगह उपयोग कर सकते हैं। तर्कस का ये तीर आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत सारी बातें, इन सब बातों को जानते भी रहे होंगे, बट जो नहीं जानते रहे होंगे उनके लिए उपयोगी हो सकता है। आप एक नोट्स बनाकर इस तरह तर्कस के तीर के एक विचार, एक थॉट प्रोसेस को आप कलेक्ट करते जाएं तो आपके एसे लिखने में, इंटरव्यू लिखने में, कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग करने में आपको मदद मिल सकती है। ये मैं रखना चाहूँगा। दूसरा चीज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है, मुझे प्रश्न भी पूछा गया है आज आकांक्षा गौर जी के द्वारा कि दिल्ली जाकर यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सरकार की कोई योजना है क्या। निश्चित रूप से इसके बारे में जो भी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको मैं सभी युवा साथियों के सामने रखना चाहूँगा ताकि युवा साथी उसका अधिकाधिक लाभ ले सकें। बहुत बड़ी योजना तो नहीं है मैं कहूँगा, और बड़ी योजना बनाने की ज़रूरत है आज हमारे युवा साथियों के लिए, लेकिन जो है वो मैं बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार का जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत 50 सीटों के यूपीएससी की तैयारी के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने का प्रावधान है। इन 50 सीटों में 25 सीटें एसटी वर्ग के हमारे युवा साथियों के लिए आरक्षित हैं, 15 सीटें एससी वर्ग के युवा साथियों के लिए आरक्षित हैं और 10 सीटें ओबीसी वर्ग के युवा साथियों के लिए आरक्षित हैं।
15 और 10 इस तरह से 50 सीटें आरक्षित हैं। इसमें सभी वर्गों के अंतर्गत, सभी कैटेगरीज के अंतर्गत 33% गर्ल्स को, हमारी बहनों को इसमें आरक्षण का प्रावधान है। बहनों के लिए 33%। तो जो 50 सीटें हैं, इसके लिए जून जुलाई के महीने में एक एग्जामिनेशन ट्राइबल डिपार्टमेंट आयोजित करता है पूरे छत्तीसगढ़ में। उस परीक्षा में हमारे युवा साथी भाग ले सकते हैं और उस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। दूसरी ओर जो युवा साथी IAS का प्रीलिम्स क्लियर किए हों, उनको सीधा भी इसमें एंट्री मिल जाता है और जिसका सिलेक्शन इन 50 सीटों के अंतर्गत हो जाता है तो द्वारिका में, दिल्ली में द्वारिका में एक यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है। इस यूथ हॉस्टल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की और खाने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो कोचिंग संस्थान इम्पैनल है गवर्नमेंट के साथ, दृष्टि का भी इम्पैनलमेंट था, निर्माण, ALS, क्रॉनिकल, इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इसमें इम्पैनल्ड हैं। जो इम्पैनल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इन 50 युवा साथियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फीस को छत्तीसगढ़ सरकार जमा कराती है। और ये जो द्वारिका का यूथ हॉस्टल है, ये केवल लड़कों के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है, इसमें बहनों के लिए जगह नहीं है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा कि बहनों के लिए ये सुविधा है कि वो सेलेक्ट अगर इसमें होते हैं, 33% आरक्षण भी है, वो सारी बहनें जाकर दिल्ली में रह सकती हैं और उनको 8,500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। वो बहन कहीं भी जाकर रहे, वो अभ्यर्थी कहीं भी जाकर रहे, उसको 8,500 रुपये प्रति माह की दर से छत्तीसगढ़ सरकार भुगतान करती है और ये करीब 1 साल के लिए सुविधा उपलब्ध होती है। चाहे द्वारिका का यूथ हॉस्टल हो, चाहे बहनों के लिए स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी पेइंग गेस्ट या किसी भी रेंटल हाउस में रहने की बात हो, ये करीब 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और 1 साल बाद अगर आप प्री निकाल लेते हैं तो मेंस तक के लिए भी ये सुविधा एक्सटेंड की जाती है। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से है। इस प्रावधान का, इस सुविधा का हमारे युवा साथियों को अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। और कई राज्यों में है कि जैसे प्रीलिम्स जो क्लियर कर लेते हैं, मेंस जो क्लियर कर लेते हैं, उनको सीधा कुछ अमाउंट मिल जाता है। तो इस तरह के प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथियों के लिए लागू करना चाहिए। ये सब हम निश्चित रूप से सरकार के सामने भी बातों को रखेंगे। ये सुविधा का लाभ आप लोग अधिकाधिक उठाएं, ये मैं कहना चाहूँगा। द्वारिका से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की दूरी बहुत ज़्यादा थी पहले एक समस्या होती थी। मैं उस यूथ हॉस्टल में भी गया हूँ, देखा हूँ कि कितना डिस्टेंस है, कैसे होता है। लेकिन अभी मेट्रो के आ जाने के बाद दिल्ली में इसका काफ़ी लाभ मिल पा रहा है। आज हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। UPSC का आज एग्जामिनेशन है, इसलिए हमने किसी टॉपिक विशेष पे फोकस आज का एपिसोड नहीं रखा है। हम सीधा क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं और हम पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। शुभम शर्मा जी का है, वाराणसी सिवनी मध्य प्रदेश बालाघाट से हैं। वो 10वीं पास हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, बहुत यंग टीनेजर एज में हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ जज बनना चाहते हैं या कलेक्टर बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 11वीं में मैं कौन सा विषय लूँ। शुभम जी का प्रश्न है। कोई बोलता है आर्ट्स ले लूँ, कोई बोलता है कॉमर्स ले लूँ, कोई बोलता है मैथ्स ले लूँ। शुभम जी, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको UPSC देना है, IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अभी 11वीं में आपको IAS की सीधी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप पढ़ना चालू कर सकते हैं या द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर सकते हैं। दोनों में जो कंफर्टेबल हो उसको आधा 1 घंटा प्रतिदिन दे सकते हैं, जितना आप स्टडी कर पाएँ। इंडियन एक्सप्रेस शुरू के लिए इजी रहता है, फिर 1-2 साल बाद आप द हिंदू की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी जैसे चैनल को देख सकते हैं, उससे भी आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, एक्सप्रेशन को बेहतर करने, इन सब के लिए मदद मिल सकती है। तो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी में राज्यसभा टीवी देखना या यूट्यूब में टॉपर्स के टॉक वगैरह सुनना, इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी विषय लें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे मैथ्स लें, चाहे बायोलॉजी लें, चाहे आर्ट्स लें, आप अच्छे से 12th में % लाना आपका उद्देश्य होना चाहिए और अच्छे से % ला के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं या इंजीनियरिंग मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग वगैरह करते हुए IIT दिल्ली वगैरह में जा सकते हैं।
तो इस तरह का आपका टारगेट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसके सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस को ही लगभग मैच करते हैं। उनका क्वेश्चन पैटर्न, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न भी यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को ही, यूपीएससी की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी ओर आपके लिए एक अल्टरनेटिव करियर भी डेवलप हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेंगे उसके अनुसार आगे के लिए एक अल्टरनेटिव करियर भी डेवलप कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की ओर आप सफल नहीं होते हैं तो हम चाहेंगे कि आप सफल हों ही, लेकिन फिर भी हमारे पास प्लान बी हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो क्लैट एग्जाम के बारे में आप आगे तैयारी कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम क्लैट की कैसे तैयारी करें, हमारे युवा साथी जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में निश्चित रूप से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में। क्लैट को आप फोकस कर सकते हैं। अब क्लैट जो के माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है उसके माध्यम से आप देश के प्रतिष्ठित जो करीब 20 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रवेश ले सकते हैं, और वहाँ पे आप लॉ का अच्छा कोर्स करके फिर जज की एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, अच्छे वकील भी बन सकते हैं। यूपीएससी देना चाहें तो यूपीएससी भी दे सकते हैं। तो जज अगर आपको बनना है तो यू शुड टारगेट क्लैट एग्जामिनेशन, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने की प्रयास करना चाहिए। इन दो तरीकों से आप आगे जा सकते हैं। और जहाँ तक आईएएस सिविल सर्विस की बात है, चाहे आप आईआईटी करें, चाहे आप आईएम करें, चाहे आप एमबीबीएस करें, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, आप किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन करके, कोई भी स्नातक करके आईएएस की परीक्षा की ओर आ सकते हैं। दूसरा सवाल है अमित जी का। उन्होंने कहा है कि फेसबुक पेज में आप लाइव आ रहे हैं सर, आप यूट्यूब चैनल में भी आएँ। उनका ये कहना है निश्चित रूप से हम आने वाले टाइम में यूट्यूब चैनल में भी अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अदर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हम आगे लेकर जाएंगे। उनका दूसरा कहना है कि किताब जब पढ़ने लोग सलाह देते हैं कि कवर टू कवर पढ़ने की सलाह देते हैं और वो किताबें कवर नहीं कर पाते हैं। अमित जी, मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि द बेस्ट बुक जो अवेलेबल रहती है, अच्छी किताब, सर्वश्रेष्ठ किताब जो रहती है, उसी को हमको पढ़ना चाहिए। कम किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और अधिक बार किताब को पढ़ना चाहिए। ये हमारा फंडा होना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें अगर कवर नहीं होती तो उसको सिलेबस में अगर कुछ छूट रहा है, सॉल्व को देखकर, सिलेबस को देखकर अगर कुछ छूट रहा है तो उसको हम देखकर अलग से कवर कर सकते हैं। कवर टू कवर निश्चित रूप से बेस बुक जो सर्वश्रेष्ठ बुक होती है, एक बेस बुक बनाना चाहिए या 2 बेस बुक बनानी चाहिए, उनको हमको पूरा कवर करना चाहिए। उसके अलावा सिलेबस में कुछ छूट रहा है, एनसॉल्व में कुछ छूट रहा है, तो उसके आधार पर हमको और एक्सटेंड करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल उठाया है कि 10वीं 12वीं में बच्चे टॉप करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन 2 बार 3 बार ड्रॉप लेते हैं, 2 साल 3 साल तक तैयारी करते हैं और एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। निश्चित रूप से मुझे भी महसूस होता है कि विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो जो हमारे मेरिट पे जो बच्चे हैं उनको पूरा मीडिया में और पूरे प्रदेश में इस तरह से हम सब लोग ट्रीट करने लगते हैं कि जैसे दुनिया की सारी जंग उन्होंने जीत ली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में शिक्षा के इतने स्तर बन चुके हैं जो कि देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ आईसीएसई बोर्ड चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, एक तरफ स्टेट बोर्ड चल रहा है, एक बच्चा बड़े बड़े डीपीएस स्कूलों में, बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, दूसरे तरफ बीजापुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ के छोटे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में बच्चा बिना किसी सुविधा के, बिना कोई शिक्षक के पढ़ाई कर रहा है। देश में शिक्षा के अनेक स्तर बन गए हैं। इस स्तर के कारण गांव का बच्चा सोचता है मैं भी टॉपर हूँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड का बच्चा सोचता है मैं भी टॉपर हूँ, लेकिन जब बड़ा कंपटीशन आता है, जब बड़ी प्रतिस्पर्धा आती है तो बच्चा कई बार टूट जाता है, क्योंकि उसका कंपटीशन अलग ही स्तर पे, कहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ, कहाँ पे आईसीएसई बोर्ड वालों के साथ, कहाँ पे आईआईटी से आने वाले बच्चों के साथ, कहाँ पे आईएम वाले बच्चों के साथ, कहाँ पे एम्स से आने वाले बच्चों के साथ होता है। और वो एक दिग्भ्रमित सी स्थिति उसके लिए निर्मित हो जाती है। तो मैं सारे टॉपर्स को, चाहे सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपर हूँ, सारे टॉपर्स को, 10th-12th के हमारे युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो उपलब्धि है, वो एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी जिंदगी की बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए बाकी है। इसलिए आप खुश हों, आप प्रेरित हों
आप अपने अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धि को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ ही साथ आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ये अलर्टनेस रहेगी, ये सजगता आपके दिमाग में रहेगी, तो आगे आने वाले सालों में आपका करियर अच्छा रहेगा, आप बड़े से बड़े जंग को जीत पाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सेलिब्रेट जरूर करें, बट आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले सालों के लिए 10th 12th के जो टॉपर मेरे युवा साथी हैं वो सजग भी रहें, यही मेरा कहना है। और अमित जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार से रिलेटेड रहे हैं, कुटरा गांव के कुटरा बोर्ड के स्कूल में अभी लेक्चरर हैं जयपुर के रामचंद्र देवांगन जी। उनका प्रश्न है कि स्कूली बच्चों को भी हमको मोटिवेट करना चाहिए, सोशल मीडिया में उनकी रीच नहीं है। निश्चित रूप में इस दिशा में भी हम लोग फिजिकल अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भी बच्चों के लिए जो सकारात्मक कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया की आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम हजारों लाखों युवाओं तक आसानी से पहुंच पाते हैं, तो इस माध्यम का भी उपयोग करना बहुत अच्छा है। और आज हम सोचते हैं कि मुझे लगता है कि गांव के भी हमारे बहुत सारे युवा साथी सोशल मीडिया का अच्छे से लाभ उठा पा रहे हैं। और सोशल मीडिया के लिए मैं फिर से कहूंगा कि ये दुधारी तलवार है, इसका सही उपयोग आपको बहुत फायदा कराएगा, लेकिन गलत उपयोग आपको रसातल पे ले जा सकता है। इस चीज के लिए भी हमारे युवा साथी तैयार रहें। और टेक्नोलॉजी में जो एक ब्रेक होता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, उससे आगे निकलकर हमारे युवा साथियों को आगे जाना चाहिए। जब टीवी आया तो सबको लगता था कि टीवी कैसे देश में जाएगा, एटीएम आया तो एटीएम को लेकर हल्ला हुआ था कि सारे रोजगार चले जाएंगे। नहीं, टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ा सा इनर्शिया होता है, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है, बट आने वाले समय में सब अडॉप्ट करने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमारे गांव के युवा साथी बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिजिकली प्रेजेंट होकर अलग अलग क्षेत्रों में एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। दीपिका राठौड़ जी का प्रश्न है कि वो हिंदी से पीजी हैं, वो सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं, हाउ टू गो अहेड। हम आने वाले एपिसोड्स में, एक एपिसोड में पूरा छत्तीसगढ़ पीएससी का प्रिपरेशन कैसे करें उसको कवर करेंगे दीपिका जी। आज यूपीएससी का पेपर है, इसलिए आज बहुत सारे हमारे युवा साथी सिविल सर्विस वाले एग्जाम दे रहे होंगे, इसलिए मैं आज इसको नहीं ले रहा हूँ। जहाँ तक हिंदी साहित्य का प्रश्न है, उसमें अगर आप कोई भी तैयारी करें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस की परीक्षा में मेरा एक विषय हिंदी साहित्य भी था। हरदी अमोदा से कुंज कश्यप जी का प्रश्न है कि 12th के बाद क्या करें। आप 12th के मेरे जितने युवा साथी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके का सर्वश्रेष्ठ समय है। आने वाले 5-7 साल आपकी जिंदगी के जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक नई ऊंचाइयों को इन 5-7 सालों में प्राप्त कर सकते हैं, और इन 5-7 सालों का अगर सही उपयोग ना करें तो आपके जीवन में एक निराशा का वातावरण भी निर्मित हो सकता है। इसलिए बड़ा अलर्ट होकर अपना आप करियर प्लानिंग करें। आप एक सेक्टर में 4-5 एग्जाम्स को या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को, व्यवसाय को, या किसी भी क्षेत्र को टारगेट करते हुए आने वाले 5-7 सालों का एक रोड मैप तैयार कर लें और उसके अनुसार आप आगे बढ़ें। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। हम लोग 12th कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाह रहा हूँ। हम आज जरूरत है कि 10वीं 12वीं के जाते जाते हमारे युवा साथियों को कहीं ना कहीं एक दिशा लगभग तय कर लेनी चाहिए। अपने रुचि के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप निर्णय कर लें कि आपको किस दिशा में किस तरह से जाना है। उस दिशा में काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपको मिलेगी, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। चांपा से सूर्यकांत साहू जी का प्रश्न है, उन्होंने हमारे प्रशासनिक क्षमता की तारीफ की है। मैं जांजगीर चांपा जिले का कलेक्टर रहा, उस समय जो काम किया हूँ उसका उन्होंने बहुत अच्छे शब्द लिखे, उसके लिए सूर्यकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनका कहना है कि आप राजनीति में आए, इससे बहुत सारे युवा साथी दिग्भ्रमित हो गए हैं। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आईएएस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पीएससी हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे स्वयं का व्यवसाय हो, हर जगह आप सकारात्मक काम कर सकते हैं। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करता। और प्रशासन में जब मैं 13 साल तक रहा, निश्चित रूप से मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए सर्वश्रेष्ठ काम करने की कोशिश की, चाहे वो जांजगीर चांपा जिला हो, चाहे रायपुर जिला हो, चाहे दंतेवाड़ा जिला हो, चाहे बेमेतरा हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे कोई भी जगह हो, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास हर जगह किया है। चाहे कोरबा हो, हर जगह मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है।
और मैंने ये रियलाइज किया कि निश्चित रूप से मैं अच्छा कर रहा था, अच्छा किया, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि डेमोक्रेसी में राजनीति का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। हम उसको लव करें चाहे हेट करें, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वेदर वी लाइक इट और डिसलाइक इट, बट वी कैन नॉट इग्नोर पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। ये मेरा मानना है और मुझे लगता है कि मैं एक आईएएस के रूप में काम कर रहा था। आज अगर मैं स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन को जीते हुए अगर मैं अच्छा काम कर पाऊँ तो हो सकता है कि मैं सैकड़ों लोगों को आईएएस बनने के लिए, सैकड़ों लोगों को अच्छा व्यवसाय करते हुए, अच्छी स्टार्टअप चालू करके रोजगार देने के लिए मैं प्रेरित कर सकूं। और अगर कुछ सकारात्मक भूमिका हो सकता है, मैं पहले एक आदमी का अच्छा सकारात्मक भूमिका निभा रहा था, हो सकता है आने वाले दिनों में अपने प्रयासों से मैं 100 लोगों को ऐसे खड़ा कर सकूं तो मेरे जीवन की शायद बड़ी सफलता होगी। राजनीति उसका एक निश्चित रूप से माध्यम हो सकता है और होता है, और लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इन सब चीज़ों को समझते हुए मैंने राजनीति का रास्ता चुना है और इस दिशा में भी मैं सकारात्मक कार्य करके दिखाऊंगा, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने, सूर्यकांत जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को आपने आईना भेजा है, क्यों भेजा है? ये विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के रूप में राजनीतिक रोल निभाते हुए मैंने सूर्यकांत जी भेजा है उसको, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को आईना भेजा था। लेकिन जिस तरह से देश की जनता ने परिणाम दिए उसके कारण मुझे सकारात्मक विपक्ष के रूप में आईना भेजना मैंने उचित समझा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी राजनीतिक तौर पे ज़्यादा मुद्दे पे चर्चा करना उचित नहीं है इस फोरम पे। धर्म जयगढ़ से मनोज जी का प्रश्न है, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, वो पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेना चाहते हैं, फिर उनका शॉर्ट टर्म गोल है प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना, फिर लॉन्ग टर्म गोल है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना। मनोज जी, मैं आपको ये कहूँगा, आप अपने ज़िंदगी की प्लानिंग करिए, चाहे वो अपने स्वयं का व्यवसाय हो, कुछ सकारात्मक सामाजिक कार्य हो, या अपने करियर जॉब के साथ सकारात्मक सामाजिक कार्य हो, या केवल करियर की बात हो। आप एक रोड मैप तैयार कर लें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने में बहुत सारी दिक्कतों का आपने जिक्र किया है। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी सारी योग्यताओं के साथ आप अपना रिज्यूमे बना करके प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग संस्थानों में जाएं, जहां आपको लगता है कि किसी को बोलने की ज़रूरत है तो हम भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश करेंगे। और आपने ये अच्छा लगा मुझे कि आपने पहले अपना एक शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड किया है और लॉन्ग टर्म गोल भी अभी आपका क्लियर है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप जाकर फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई करेंगे। ये आपकी एक अच्छी रणनीति है, आपकी एक अच्छी सोच है। मुंगेली में रहते हैं नंद किशोर जी, उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। वो आगे क्या करियर ऑप्शन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, आपने बस सब बातें रखी है। जब वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर की जहाँ भी जो भी वैकेंसी हो, रोजगार समाचार के माध्यम से उसको, रोजगार नियोजन के माध्यम से उसको आप लगातार फॉलो करें, उसमें आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिल पाता तो मैं कहना चाहूँगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। आप उन संभावनाओं पर भी थोड़ा रिसर्च करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि यू आर ग्रेजुएट, तो व्यापम की, पीएससी की, एसएससी की, बैंक पीओ की, रेलवे की, आईएएस की बहुत सारी परीक्षाएं ग्रेजुएशन पर आधारित होती हैं। आप थोड़ा मेहनत करें, आपका थोड़ा टैलेंट सामने लाएं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे एग्जामिनेशन जो कॉमन ग्रेजुएट देते हैं उनमें भी अच्छा कर सकते हैं, एसएससी में, बैंक पीओ में, इन सब चीज़ों में। तो ये भी आपका एक करियर अल्टरनेटिव हो सकता है, इस दिशा में भी काम करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्वयं के व्यवसाय के बारे में भी सोचें। आने वाले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छा स्टार्टअप कैसे खड़ा किया जा सकता है, स्टैंड अप योजना का कैसे लाभ लिया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। आकांक्षा गौड़ जी के प्रश्न को हम ले चुके हैं। पीयूष जी हैं छत्रपति शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई से, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में, अब लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं, और वो कहते हैं राजनीति में वो आना चाहते हैं तो गाइडेंस चाहते हैं। पीयूष जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि राजनीति निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे दशा और दिशा देश की अगर कोई तत्व निर्धारित करती है तो सबसे बड़ी भूमिका उसमें राजनीति की होती है, इस बात में कदापि मुझे संदेह नहीं है। और शिक्षक स्वयं में सबको मार्गदर्शन देने का काम करता है, उसकी भी भूमिका किसी भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप करें, जिससे आप जिंदगी में आर्थिक रूप से स्वयं निर्भर रह सकें। अभी मैंने आईएएस की नौकरी छोड़ी है, लेकिन मैं अपने
कई प्लान करके मैं आर्थिक रूप से स्टार्टअप के थ्रू अपनी स्टार्टअप रन करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हो जाऊँगा जल्दी ही। तो उसका एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर लें। दूसरा, समाज में अच्छे से एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ, सकारात्मक भावना के साथ इन्वॉल्व हों। निश्चित रूप से सकारात्मक काम करने वालों को हमारे लोकतंत्र में स्थान मिलता जा रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर देश में सुधर रहा है, तो जात पात की दीवारें, धर्म की दीवारें टूटकर जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनको राजनीति में भी प्रश्रय मिलता जा रहा है। देश के अनेक चुनाव परिणामों में आप आज इस तरह की चीज़ों को देखते होंगे। आपने अभी सुना होगा प्रताप सारंगी जी का उदाहरण, उड़ीसा में, जो एक झोपड़ी में रहते हैं, एक साइकिल से उनका जीवन चलता है, लेकिन वो उड़ीसा से सांसद भी चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस तरह के भी आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे। एक प्रतिबद्धता है, एक समर्पण है, तो निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में राजनीति को माध्यम बनाकर आप देश और समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस संबंध में और भी मुझसे आप संपर्क करना चाहें तो वी विल डिस्कस मोर, कि आप धीरे धीरे अपनी पकड़ लोगों के बीच बनाते जाएं। इससे निश्चित रूप से आपको राजनीति के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लोग आपको स्वीकार करेंगे एक सकारात्मक सोच के कारण। अभिजीत राठिया जी का प्रश्न है कि 2021 में वो IAS का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा देखकर कई बार डर जाते हैं, उनको लगता है होगा कि नहीं होगा, और ये लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, आने वाले आपके पास समय बहुत है। आप अच्छे से योजना के साथ अपने करियर की प्लानिंग करके आगे बढ़ें। पूरी प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, उसका रोड मैप आने वाले 7-8 सालों में आप क्या करना चाहते हैं, प्लान उसका तैयार रहे। अगर उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, तब की स्थिति में प्लान भी आप तैयार रखें। आपने एक और क्वेश्चन पूछा अभिजीत राठिया जी ने कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले एपिसोड में हम किसी एपिसोड में ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, इस पर एक टॉक रखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। राजनांदगांव से विकास जी का प्रश्न है, कई लोग नकारात्मक बातें करते रहते हैं, कैसे इससे दूर रहें। विकास जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सकारात्मकता बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छे लिटरेचर के आप संपर्क में रहें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे जो सकारात्मक लोग हैं उनसे ज़्यादा मिले जुलें। जो नकारात्मक लोग हैं उनके सामने भी अपने तर्कों और तथ्यों के माध्यम से सकारात्मक बातों को रखने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज और किसी भी देश की जिंदगी बिना सकारात्मक सोच के नहीं बदल सकती, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। ऐसे नकारात्मक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बनाना और उस दिशा में बात करना, सोच रखना, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मुंगेली से अर्जुन यादव जी का प्रश्न है कि यूपीएससी के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो भाई ऐसे साथियों को कहना चाहूँगा कि जहाँ तक दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न है, तो बाजीराव एंड रवि एक सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से दिल्ली में गिना जाता है। उसके बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग करें, टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे करेंट अफेयर्स के मटेरियल के दृष्टिकोण से विजन IAS सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। इसको मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी जगह में, किसी भी कंपटीशन की, किसी भी तैयारी के लिए, चाहे JRF के लिए जाए, नेट के लिए जाए, बैंकिंग के लिए जाए, SSC के लिए जाए, रेलवे के लिए जाए, IAS के लिए जाए, PSC के लिए जाए, किसी भी चीज़ के लिए जाए, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा किसी भी जगह पे जाएं, तुरंत जाकर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लें। 5 दिन 10 दिन आप स्पेंड करें, वहाँ पे घूमें फिरें, लोगों से बातचीत करें, तब आपको सर्वश्रेष्ठ आउटपुट हर जगह आ जाता है। तो सुने सबकी और करें आखिरी में निर्णय अपने मन की, सुने सबकी करें मन की, ये फार्मूला अपनाते हुए आप निर्णय लें। मैंने कुछ जो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर पॉइंट है वो मैंने आपके सामने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में रख दिया। इसके अलावा आप स्वयं रिसर्च करके निर्णय लें तो बेहतर है। कमलेश बघेल जी का प्रश्न है, वो BSc किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, टेट की परीक्षा पास किए हुए हैं, असिस्टेंट टीचर का एग्जाम जुलाई अगस्त में है। उनका कहना है कि एग्जामिनेशन में जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जिस क्वेश्चन पे कंफर्म रहेंगे, श्योर रहेंगे, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या तुक्का भी मानो। हमने पिछला एपिसोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उस पर हमने सीरीज किया था एपिसोड 3 में। कमलेश जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस एपिसोड को एक बार आप जरूर देखें, तो उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी एग्जामिनेशन में, मोस्टली माइनस मार्किंग में भी, अधिकतर एग्जामिनेशन में 3R - W का फार्मूला होता है। एक सही क्वेश्चन पे 3 हमको अंक मिलते हैं
और एक गलत क्वेश्चन पे हमको 1 अंक कटता है। सामान्य मैथमेटिकल फार्मूला ज़्यादातर माइनस मार्किंग वाले एग्जामिनेशन में यही होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी हमको लगती है, एलिमिनेशन टेक्निक से हम 2 ऑप्शन को अगर नेगेट कर पा रहे हैं तब वहाँ 100% हमको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहाँ बहुत हाई है, 50% की प्रोबेबिलिटी है। और 3r-w का फार्मूला है, उसमें अगर 4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, उसमें 1 सही होता है और 3 गलत होते हैं, तब भी हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 4 में अगर 1 भी सही हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल ही जहाँ पे हम क्लियर नहीं है, प्योर श्योर तुक्का आप ना माने, जहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड सिचुएशन है उस पर तक तुक्का मारने वाला काम ना करें। लेकिन मैं आप जरूर कहूँगा कि जहाँ पे थोड़ी इंटेलेक्चुअल गेसिंग करके, एलिमिनेशन करके अगर हम 50% प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। राजकमल चौधरी हैं, हमारे पुराने दोस्त भी हैं। राजकमल जी, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे जगह भिलाई वगैरह में हम साथ रहे। बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने स्टार्टअप्स पे एक एपिसोड रखने की बात कही है। हम निश्चित रूप से, मैं खुद भी अभी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लानिंग कर रहा हूँ दिल्ली में। राजकमल जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले एपिसोड में हम निश्चित रूप से इसको लेंगे। मेहरून नफीजा जी का प्रश्न है, यूपीएससी प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी के हमारे युवा साथियों को मैक्सिमम और मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? मेहरून नफीजा जी, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि एक माइंडसेट ऐसे बनाकर, एक बायस्ड होकर मत जाइए कि मैं इतने तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी या इतने तक करूंगी। आप ये मानकर चलिए कि कई बार क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होते हैं, उससे जो रेंज होता है, जो कट ऑफ होता है, जो सिलेक्शन के मार्क्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटेलेक्चुअल गेसिंग, एलिमिनेशन टेक्निक, उसमें 50% प्रोबेबिलिटी को आप जरूर अटेम्प्ट करें, मैं ये सलाह दूंगा। और एक जनरल राउंड लेते हुए आप देख लें कि पहले कितने क्वेश्चन कवर होते हैं, उसमें एक सेफ स्कोर आप बोल सकते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से 110, 115 तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन कई बार 90-95 तक नीचे भी आया है। तो इसलिए एकदम बायस्ड होकर ना जाएं, बट जहां मुझे लगता है कि 110, 120 तक आपकी स्कोर अच्छे से हो जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी आती है, तो वहाँ आप थोड़ा सा एक ऑप्टिमम लेवल उसको मान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि बायस्ड अप्रोच के साथ ना जाएं, बल्कि 3r-w को देखते हुए, 50-50% प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, इंटेलेक्चुअल गेसिंग, एलिमिनेशन टेक्निक, इन सब को उपयोग करते हुए एक राउंड आप अधिकतम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब एकदम ही कम हो तब आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, बट आपको लगता है कि 115-20 तक आसानी से स्कोर हो रहा है, तब आप वहाँ पे आप अनावश्यक रूप से और अटेम्प्ट ना करें। अनमोल जी का प्रश्न है, आईएएस पीएससी की तैयारी अलग अलग करें या आईएएस की तैयारी करके पीएससी दे सकते हैं? उनका पहला प्रश्न इस दिशा में है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आप सभी व साथियों से मेरा निवेदन है, तो आप पूरा फोकस रखते हुए 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट तक उसी एग्जामिनेशन को दें। शुरुआत हम किसी बड़े एग्जामिनेशन की करते हैं, उस बीच में तरह तरह की एग्जामिनेशन हमको देने से बचना चाहिए। एक एग्जामिनेशन को फोकस करके 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट देना चाहिए। मैं ये कहूँगा, आईएएस की जब मैं तैयारी कर रहा था, छत्तीसगढ़ पीएससी का भी एग्जामिनेशन हुआ था उस समय, लेकिन मैंने पीएससी का एग्जामिनेशन नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगा कि आईएएस के लिए मेरे पास समय की कमी है, और उस समय के बीच में भी मैं और अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगूँ जिसमें पैटर्न भी थोड़े अलग है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ पीएससी का और आईएएस के पैटर्न में काफ़ी भिन्नता भी है, समानता भी है तो भिन्नता भी है। तो ऐसे स्थिति में 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट आप एक एग्जाम फोकस करके करें, चाहे पीएससी को चाहे आईएएस को। उसके बाद आप उस एग्जाम को लेकर कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद आप बीच में अलग अलग एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। अगर 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में आपका चयन नहीं हुआ है तो, अगर अच्छी तैयारी है तो 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में हो जाता है, नहीं हुआ है तो इन बिटवीन आप दूसरे एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये आपको मेरा सलाह रहेगा। दूसरा, अनमोल जी ने दूसरा एक प्रश्न किया है कि सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहा हूँ कोचिंग से गाइडेंस लेकर। निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, आज सोशल मीडिया का युग है, नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है, ज्ञान का विकेंद्रीकरण हो चुका है, ज्ञान का लोकतांत्रिकरण हो चुका है। तो आप निश्चित रूप से किसी से गाइडेंस लेकर, मटेरियल इकट्ठा करके, सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर सकते हैं। मैं जरूर सलाह दूंगा कि अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रायपुर बिलासपुर के जितने कोचिंग में या दुकानों में जितने अच्छी किताबें, मटेरियल मिलती हैं, उनका एक अच्छा कलेक्शन बना लें।
और यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली जाएं, वहाँ से जाकर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल वगैरह सब आसानी से मिल जाते हैं बहुत सस्ते दरों पे, तो उनको इकट्ठा कर लें और सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारे टॉपर से सब लोगों से जुड़ भी पाते हैं, तो आप इस तरह से आगे जा सकते हैं। दीपक यादव जी का प्रश्न है, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ फॉर यूपीएससी, लगता है गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। दीपक जी, मैं आपको कहना चाहूँगा हमारा एपिसोड 2 है जिसमें हमने 12th पास और ग्रेजुएशन के दौरान जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के उनको आईएएस तैयारी करना है तो क्या क्या स्टेप लेना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसमें बेसिक बुक्स हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने मेंशन किया हुआ है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें सारे बेस बुक का और किन किन मटेरियल को उपयोग करना चाहिए इसमें क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है। पुष्पराज जी का प्रश्न है, यूपीएससी की तैयारी हेतु दिल्ली बेहतर है या हैदराबाद। निश्चित रूप से दिल्ली बेहतर है अगर आप दोनों में से एक चॉइस करना हो तो, लेकिन अगर आप मजबूरी से किसी दूसरे शहर में रह रहे हो तो दिल्ली में जाकर मटेरियल वगैरह एक बार इकट्ठा कर लें और सोशल मीडिया वगैरह को उपयोग करते हुए, ऑनलाइन क्लासेस को उपयोग करते हुए आप दूसरी जगह भी तैयारी कर सकते हैं। पुष्पराज जी। दिलेश्वर सही जी का प्रश्न है, अपसेट हूँ करियर को लेकर, प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं निराश हूँ। दिलेश्वर जी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी में हमेशा खुश रहें, आप अपनी काबिलियत पे भरोसा करें, मंजिल को पाने में खुशी मनाने के बजाय जो मंजिल का रास्ता है उसमें संघर्ष करने में खुशी मनाएं, जीवन के सोच को, जीवन जीने के तरीके को थोड़ा बदलें, मटेरियलिस्टिक सक्सेस से ही सफलता मानने के बजाय अपने आत्मसंतुष्टि को सामने लाकर सफलता माने। इस तरह का एक जीवन अगर आप जीने लगेंगे तो प्राइवेट बैंक में काम करते हुए भी खुश रह सकते हैं और जीवन की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके सोच में प्रॉब्लम है, अगर आप नकारात्मकता की जगह ज्यादा आ जा रही है तो आप कहीं भी रहेंगे, बड़े से बड़े पद पे रहेंगे, तब भी शायद खुश नहीं रह पाएंगे। तो जिंदगी में पहले सकारात्मकता विकसित करिए, एटीट्यूड अपना बदलिए, जीने की सोच को अच्छा सकारात्मक करिए, तब आप निश्चित रूप से हर जगह लाइफ को अच्छे तरीके से साकार कर पाएंगे, उसकी संभावनाओं को साकार कर पाएंगे, लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे, लाइफ के हर दिन को, हर पल को सेलिब्रेट कर पाएंगे। हमारी जिंदगी जीने का तरीका ये होना चाहिए। दिलेश्वर जी, आप उदास ना हो। विक्रम सिंह जी का प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में कुछ नंबर से दूर रह जाता हूँ, कैसे इंप्रूव करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा एक दोस्त होता था, नाम काल्पनिक नाम ही बोल देता हूँ, उनको बुरा लगेगा, मैं नाम बोल देता हूँ उनका, तरुण बोल देता हूँ। तो उनको वो कोई भी एग्जामिनेशन देते थे तो वो एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले बस पढ़े या 1 महीना बस पढ़े और जाते थे एग्जामिनेशन देने, और उस एग्जामिनेशन मान लीजिए 110 मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है तो 90 स्कोर कर लेते थे। वो बोलते थे मैं 1 हफ्ता पढ़ के गया था और मैं 90 कर दिया। मेरा ये कहना है, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए 110 की जरूरत है तो 110 ही चाहिए। उससे अगर 5 नंबर, 2 नंबर या 10 नंबर भी हम कम रह जाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारा सारा प्रयास एक तरह से जीरो हो जाता है। तो इसलिए मैं विक्रम जी यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये जो गैप होता है जो 10, 15, 20 नंबर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी एग्जामिनेशन देखते हैं, जैसे आईएएस का एग्जामिनेशन उसमें 2025 मार्क्स हैं, इस तरह पीएससी का एग्जामिनेशन उसमें भी कई 100 मार्क्स हैं, लेकिन जो मूल प्रतिस्पर्धा होती है वो आखिरी में 20, 30, 40, 50 नंबर को लेकर ही होती है। तो इस बात को हमको समझना है और एक ऑप्टिमम लेवल पे आने के बाद एक एक अंक को बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस बात को हमको समझते हुए एक एक नंबर हम कैसे जोड़ें, अपनी राइटिंग स्पीड को हम कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने से ही मुझे लगता है कि हर पेपर में हमारा 5-7 नंबर का प्लस होता चला जाता है, और अगर 7 पेपर हैं तो 25, 30, 40 नंबर के प्लस हो जाते हैं केवल राइटिंग स्पीड से, और उसी से आदमी टॉप कर जाता है, रैंक ले आता है। तो एक एक नंबर को हम कैसे इंप्रूव करें, आखिरी में उसी चीज पे फोकस करना चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की असली चुनौती वही आखिरी में 30-40 अंकों को लेकर ही होती है। तो उससे कम रहते हुए
40 नंबर 50 नंबर कम रहते हुए, कम पढ़कर भी कम उस अंक पे आ जाने पे आप उसको सेलिब्रेट ना करें। असली चुनौती को स्वीकार करें और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें। आप एक एक छोटे छोटे चीज़ों को सिलेबस के, अनसॉल्व के स्टडी करके देखें कि कहाँ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे 3 घंटों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, 2 घंटों का, जितने भी घंटे का एग्जामिनेशन उसको कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इन सब तथ्यों पर ध्यान देते हुए हमको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। मनीष साहू जी का प्रश्न है कि हिंदी में मनीष साहू जी, आपके प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन में अगले बार लूंगा। नीतू कोठारी जी का बेमेतरा की रहने वाली है, उनका प्रश्न है कि आजकल बच्चे असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत ही दुखद पहलू है कि हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स, आने वाले समय में हम हाउ इज द जोश को पेरेंट्स के लिए भी डेवलप करेंगे, उनके लिए भी एपिसोड्स लाएंगे। मेरा कहना है कि पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर देने की आदत होती है कि इतना परसेंट क्यों आया, उतना परसेंट क्यों नहीं आया, इस तरह की बात होती है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ये परसेंट गेम में पढ़ने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम बच्चे को काबिलियत प्रदान करें, उसमें आत्मविश्वास का गुण विकसित करें, उसमें धैर्य का गुण विकसित करें। इन सब चीज़ों को हमको फोकस करना चाहिए। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को इस दिशा में लेकर ज़्यादा काम करना चाहिए। ये हमेशा हमारा, अरे जाना भाई, सॉरी, पेरेंट्स को इस बारे में हमारा, पेरेंट्स को हम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंट, आप सबको पेरेंट्स में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाने पे, उनका आत्मविश्वास विकसित करने में, उनका धैर्य विकसित करने में, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि नंबरों की रैट रेस, चूहों की दौड़ में हमको पड़ जाना चाहिए। हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे में काबिलियत होती है। एक एग्जाम में कम नंबर आ जाने से कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो जीवन भर सेकेंड डिवीजन रहते हैं, IAS की परीक्षा में पास कर जाते हैं। कवर्धा के कलेक्टर अवनीश जी ने पोस्ट किया था कि वो 10वीं में 44% लेकर आए थे और IAS बन गए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। रामानुजन जी, जो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन में से गिनती होती है, वो अपने मैट्रिक की एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। इस तरह की स्थिति निर्मित रहती है। तो सारे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा और सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी की दौड़ बहुत बड़ी है, जिंदगी का महत्व बहुत बड़ा है। एक एग्जामिनेशन में कम अंक या ज्यादा अंक पाने से कोई बहुत बड़ी जीत या हार नहीं हो जाती है। इस चीज को हमेशा हमको लेकर चलना चाहिए। और मैं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को निवेदन करना चाहूँगा कि हर बच्चा खास है, हर बच्चे में काबिलियत है, उसकी खासियत और काबिलियत को सामने लाकर उसके जीवन में आगे बढ़ाएं। कोई बच्चा एक बिजनेसमैन के रूप में बहुत सफल हो सकता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्समैन के रूप में बहुत सफल हो सकता है, कोई बच्चा म्यूजिशियन के रूप में बहुत सफल हो सकता है। इन सब चीज़ों को हमको विशेष रूप से ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी बच्चे को उसकी इच्छा और रुचि के बिना किसी दूसरे डायरेक्शन में अनावश्यक रूप से मजबूर करके प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बालोद से चांदमल जी का प्रश्न है, कलेक्टर बनने के बाद जिस स्कूल में पढ़ें उसके लिए क्या कर सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी आईएएस की कलेक्टर के रूप में उसके होम डिस्ट्रिक्ट में तो पोस्टिंग नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी एक थोड़ा सा दुख था कि मैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने स्कूल के एरिया का कलेक्टर कभी नहीं बन सकता था। मुझे भी ये लगता था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप जब कलेक्टर बनते हैं तो आपके बहुत सारे जान पहचान के ऑफिसर हो जाते हैं, आपके दोस्त हो जाते हैं। तो उनको कह करके, उनसे बात करके, जनप्रतिनिधियों से बात करके आप अपने स्कूल के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए बहुत सारे काम करवा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अपने खुद के गृह जिले की बात तो एक हुई, लेकिन दूसरे और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे होते हैं जिसको जीवन में आप पूरा कर सकते हैं। इस पर मैं एक एपिसोड करूंगा निश्चित रूप से कि किसी कुर्सी, किसी चेयर या किसी पद में बैठने की असली महत्ता यही है कि हमने जीवन में जो झेला है, जो कठिनाई झेली है, जो समस्या झेला है, उसका हम कैसे बेहतर निदान कर पाते हैं। किसी कुर्सी पे बैठने की सबसे बड़ी सफलता मैं इसी चीज को मानता हूँ। मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, इस तरह के और भी मैं एपिसोड लेकर आने वाले समय में आऊँगा, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूँगा कि जब मैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिया था, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उस समय मैं जानता ही नहीं था कि नवोदय विद्यालय की गाइडेंस कैसे होती है, नवोदय विद्यालय के
के लिए कोचिंग कौन सी होती है, या किताब कौन सी पढ़नी पड़ती है, कि गाइडेंस कैसे मिलता है, कि कौन सी किताब कौन सी गाइड हमको पढ़नी चाहिए, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और जब प्राइमरी स्कूल के समय में नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिया था तो मैं फेल हो गया था। लेकिन मैं जब कलेक्टर बना, ये टीस थी, और इस टीस को लेकर जब मैं कलेक्टर रहते हुए जब दंतेवाड़ा में कलेक्टर था तो एक परियोजना किया, नन्हे परिंदे। नन्हे परिंदे परियोजना के माध्यम से हमने हर ब्लॉक से 25-25 ऐसे आदिवासी गरीब बच्चों को इकट्ठा किया जिनके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। उन बच्चों को हमने इकट्ठा किया और उन 100 बच्चों को जो चौथी क्लास पास हुए थे, 5वीं क्लास के लिए हम एक जगह 100 बच्चों को लाकर रखते थे और 5वीं नवोदय विद्यालय के लिए भी तैयार कराना चालू किया। और मैं मानता हूं कि इस उम्र में, इस आयु वर्ग में कोई भी बच्चा जो चौथी क्लास पास होकर आया हो, भले कितने भी गरीब घर से आया हो, कितना भी उसको अनाराम भी ना आता हो, ABCD भी ना आता हो, लेकिन हम उसको 1 साल तक अच्छे से ट्रेन करेंगे तो बड़े से बड़े चेंज लाकर, बड़ी प्रतिभाशाली बनकर 1 साल के अंदर बड़े से बड़े एग्जाम को ब्रेक कर सकता है। इसका उदाहरण है नन्हे परिंदे। इसमें इस तरह के गरीब बच्चों को जिनके पास ठीक से कपड़ा पहनने को नहीं होता था, दंतेवाड़ा में अंतिम छोर का जो गांव होता था, चिंतलनार, चिंतल गुफा जैसे गांव से हम लोग बच्चों को लेकर आते थे और उनको 5वीं क्लास के रेगुलर स्टडी के साथ साथ उनको नवोदय विद्यालय के लिए ट्रेन करते थे। और हमने देखा कि वहाँ पे नवोदय विद्यालय की जितनी सीटें होती थी उसमें पहले 40 सीट होती थी दंतेवाड़ा की, उसमें 40 में 36 सीट, 37 सीट आउट ऑफ 40, 37 सीट्स को हमारे नन्हे परिंदे के जो तथाकथित गरीब बच्चे थे, समाज के मार्जिन पर जो खड़ा बच्चा था, वो बच्चा उसका उपयोग कर पा रहा था। आप हमेशा याद रखें, माइंड्स ऑफ मार्जिन्स आर नॉट द मार्जिनल माइंड्स। जो समाज में आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है उसके पास भी दिमाग होता है, इस बात को हम स्वीकार करें। और उसको भी जरा सा जब अवसर मिलता है तो वो करके दिखाता है। ये बात जीवन में और समाज में और देश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात को प्रमाणित करता है नन्हे परिंदे जैसी परियोजनाएं, और जिसमें 40 में से 36-37 सीटें होती थी, क्लियर करते थे केवल नन्हे परिंदे के तथाकथित गरीब बच्चे क्लियर करते थे। जब 80 सीट हो गई तो और भी अधिक संख्या में 60-70 की संख्या में बच्चे क्लियर करने लग गए। और आज अगर आप नवोदय विद्यालय बारसूर दंतेवाड़ा जिला में जाएंगे तो 6वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लास में नन्हे परिंदे के बच्चे आपको मिलेंगे, और जिनकी पृष्ठभूमि अत्यंत गरीब वाली होगी। किसी के माता पिता दोनों को नक्सली हिंसा में जो मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, कई बच्चे होंगे जिनके पिता को या माता को उसके सामने मारा गया होगा। इस तरह के बच्चे भी आपको वहाँ पे नवोदय विद्यालय बारसूर में मिल जाएंगे, और जो जीवन में अपनी एक नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए एक नई प्रेरणा, नए इंस्पिरेशन के साथ पूरे ऊंचाई में जाकर के अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में मैं फेल हुआ था, लेकिन आज एक कुर्सी के माध्यम से जो प्रशासन ने मुझे प्रदान किया था, IAS के पद ने मुझे प्रदान किया था, उसके माध्यम से मैं सैकड़ों हजारों बच्चों को नवोदय विद्यालय तक पहुंचा पाया। ये अवसर कोई पद और कुर्सी देती है। इसी तरह से राजनीति में भी मैं मानता हूं कि और बड़े कैनवास पे और बड़े स्केल पे गरीब बच्चों के लिए जो आपने जीवन में झेला है, उस तरह की स्थितियां दूसरे जरूरतमंदों को ना झेलना पड़े, इसके लिए आप काम कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। PK बंजारे जी का प्रश्न है, संपर्क फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। संपर्क फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके मैथ्स किट्स, उनके इंग्लिश किट्स बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। उसके लिए मैं संपर्क फाउंडेशन को और बंजारे PK जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, गणित और अंग्रेजी के स्तर को स्कूल स्तर पर सुधारने के लिए आप लोग बहुत सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे संपर्क फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आप बच्चों को, उनका कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप बच्चों को फेल न करने की योजना पर कमेंट करें। मैं आपको यही कहूँगा कि, और उन्होंने दूसरा चीज़ कहा है, कोचिंग से क्या बच्चों का स्तर सुधारा जा सकता है। मैं दोनों चीज़ों पे जवाब देना चाहूँगा कि जो बच्चों को जो पास ना करने, ऑटोमेटिक पास करने की जो शिक्षा पद्धति आई है, उसका मैं बहुत अधिक समर्थक नहीं हूं। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। लेकिन RT राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये है, पूरे देश में कंपल्सन है कि आप एग्जाम नहीं ले सकते। उसके अंतर्गत ये चीज़ हुआ है, बट उसको तत्काल अभी कुछ अमेंडमेंट पिछले सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा कराया भी गया है, और आने वाले समय में इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है। मुझे लगता है हम हर चीज़ को कहीं ना कहीं
वेस्टर्न मॉडल को एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे देश में, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे मॉडल अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी वेस्टर्न मॉडल से लिया हुआ, एज इट इज उठाया हुआ, ब्लाइंड बिलीव करते हुए पश्चिमी चीज को लिया गया एक चीज है। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। कोचिंग के माध्यम से बच्चों के स्तर को सुधारने की जहां तक बात है, कोचिंग सकारात्मक हो। कोचिंग मीन्स प्राइवेट ट्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एडिशनल स्टडी कराना बच्चे को, उसको एक सकारात्मक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे रायपुर में आरटी पारदर्शी के तहत गरीब बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े राजकुमार कॉलेज, इन सब में जो हमने एडमिशन दिलाया था, उसमें भी हमने कम्युनिटी ट्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया था। और जो प्राइवेट, जो सरकारी जगह हैं, उनमें प्राइवेट लोगों को इंगेज करके गरीब बच्चों को, जो कि गरीब होने के बावजूद बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन पा लिए थे, उनको होमवर्क करने में इन सब में दिक्कत होती थी। कम्युनिटी ट्यूशन के माध्यम से उनको एक्स्ट्रा ट्रीट करने की कोशिश की गई थी, उनको एक हेल्प करने की कोशिश की गई थी, ताकि बच्चे के मन में निराशा और हताशा पैदा ना हो और बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूल में भी आसानी से अपने आप को अच्छे से कर पाए। इस हिसाब से प्रयास किया गया था। इसी तरह संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से आप लोग जो गणित और अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे शासकीय स्कूल के बच्चों के लिए, वो सराहनीय कदम है। इस तरह के सकारात्मक माहौल से बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जा सकता है। देवलाल जी का प्रश्न है, हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एपिसोड आप 3 देखें, इसमें हमने डिटेल में इस बारे में बताया है। जमशेदपुर से लक्ष्मी जंगेल जी का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षा को कैसे सुधारें, 8th तक फेल होना नहीं और 9th के बाद पास होना नहीं। मुख्य परीक्षा है, समय कम बचा है, तनाव बढ़ रहा है। रुपेश जी, मैं आपको यही कहूंगा रुपेश साहू जी, कि कोई भी एग्जामिनेशन या जिंदगी का कोई भी जो पड़ाव होता है, उसमें जब महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जब बड़ा मोड़ आता है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है। यही जीवन का असली मूल मंत्र है। उस दबाव को हम कैसे हैंडल करते हैं, उस दबाव को हम कैसे सामना करते हैं, ये जीवन का सबसे असली प्रश्न है रुपेश जी। तो आप और क्यों करेंगे, तब आप समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, और आप समय का जब बेहतर उपयोग कर पाएंगे तो आपके रिजल्ट बेहतर आने लगेंगे। अगर आप नेगेटिव एक विशेष सर्कल में फंस जाएंगे और निराशा आपके दिलो दिमाग में बढ़ती चली जाएगी, तो जो बचा हुआ 1-2 महीना है उसका भी आप उपयोग नहीं कर पाएंगे और पूरे एग्जाम में परिणाम का आप कबाड़ा कर लेंगे। तो आपको रुपेश जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले निश्चिंत रहें। इतना समय, इतना सिलेबस, इतने क्वेश्चन सबके लिए समान है, और अगर आपको परेशानी आ रही तो दूसरों के लिए भी दबाव वाला वातावरण ही निर्मित हो रहा होगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठाएं और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। और जीवन जीने का सिद्धांत और फिलॉसफी और दर्शन में तो मानता हूं कि यही होना चाहिए कि हम यह बात मानकर चलें कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा और उसमें मैं आनंद और संतुष्टि प्राप्त करूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। मैं तो चुनाव ही हार गया है यार, तो भी मैंने कभी आपने मेरे चेहरे पर शिकन नहीं देखा होगा। जीवन में मैं हमेशा मानता हूं कि अपना 100% देना चाहिए। अपनी कोशिशों में हमको आनंद मनाना चाहिए, हमारी कोशिशें हमारी उत्सव होनी चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, हमको उसके ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। ये हमको अगर जीवन में सिद्धांत बना लेते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे और परिणाम भी बेहतर प्राप्त कर पाएंगे। ये केवल आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये केवल आध्यात्मिक दर्शन मात्र नहीं है, बल्कि मैं तो इसको मानता हूं कि रणनीतिक दर्शन भी है। जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए रुपेश जी आप अपना नजरिया थोड़ा बदलें तो आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम देने में और लाइफ को जीने में। प्रशांत कुमार खांडे जी का प्रश्न है, पिछली सरकार द्वारा 2017-18 में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती निकाली गई थी, फिजिकल और रिटर्न एग्जामिनेशन सब हो गए हैं, 61,000 परीक्षार्थी, अब क्या करें। मेरे से कई इस संबंध में कई युवा साथी मिल चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 61,000 युवा साथी हमारे फिजिकल में भाग लिए हैं, उनका एग्जामिनेशन हो गया है। सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को जल्दी से जल्दी इसमें परिणाम घोषित करने चाहिए और जो भी चीज़ है उसको पारदर्शिता के सामने, लोगों के सामने जल्द से जल्द रखना चाहिए। कहीं न कई महीने बीत गए हैं और हमारे हजारों युवा साथी परेशान हैं। इस बात को हम छत्तीसगढ़ सरकार को भी के सामने भी रखेंगे, आप लोग भी रखें। माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ सरकार के आप लोग मुलाकात करें और जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे 61,000 युवा साथियों के भविष्य का एक परिणाम जल्दी सामने आए। निर्दित्य कुमार साहू जी का प्रश्न है, बीएससी कर रहा हूँ, यूपीएससी तो मार्गदर्शन करें।
आप एपिसोड 2 देखें निदित्य जी, आपको मेरी ये सलाह है। हमारे जितेश्वर गोस्वामी जी अभनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, रायपुर जिले के। जितेश्वर गोस्वामी जी ने लिखा है कि क्रांतिकारी विचारधारा का देश का मैं एक लड़का हूँ, देशभक्ति मेरी रगों में है। वो कहते हैं लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सफलता मिल नहीं पा रही है, इसलिए मैं निराश रहता हूँ, गहन सोच में रहता हूँ, रातों में नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं आता। जितेश्वर गोस्वामी जी, आपको मैं बहुत करीब से जानता हूँ। जब मैं कलेक्टर रहा हूँ तो आपने कम्युनिटी लीडर के रूप में, समाज में गांव के एक कम्युनिटी लीडर के रूप में आपने जितेश्वर गोस्वामी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। स्वच्छता की बात हो या प्रधानमंत्री आवास निर्माण करवाने की बात हो, आपकी भूमिका को मैं कभी भूल नहीं सकता। और एक बहुत ही जुझारू जुनूनी व्यक्ति हैं आप अगर निराशा की बात करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जितेश्वर जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सकारात्मक बनिए। आप जैसे लोगों को के लिए आत्मसंतुष्टि और दूसरों के लिए जो कुछ करते हैं, आप उसमें खुशी मनाते हैं, मुझे पता है। तो आप कदापि निराश ना हो। एक छोटा मोटा आर्थिक अल्टरनेटिव आप जरूर डेवलप करें लाइफ में। बाकी आप बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है। आप अपना एक आर्थिक स्रोत विकसित करें और उसके बाद सकारात्मक रहते हुए जैसा आप करते आए हैं दूसरों के लिए वैसा करें। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है, उसका सब लोगों तक एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करें। कोई भी व्यवसाय के माध्यम से, कोई भी एग्जाम के माध्यम से या सेल्फ एंटरप्रेन्योर के माध्यम से एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप कर लें। उसके बाद मुझे लगता है कि आप पूरे समाज के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप हर व्यक्ति को अपने आप को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और सकारात्मक रहते हुए जीवन में आगे जीने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये करीब हम 32 क्वेश्चन आज ले पाए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे फोन और तरह तरह के प्रेशर आ रहे हैं, तो मैं उन सब से भी बात करना चाहता हूँ। और दूसरा चीज़ है कि अभी मुझे दिल्ली भी निकलना है, तो आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यूपीएससी आईएएस की परीक्षा का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आयोजित हो रहा है। तो मैं सभी युवा साथियों को जो आईएएस की परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सेलेक्ट हों और समाज के लिए, देश के लिए अच्छी भूमिका निभाएं। हमारे छत्तीसगढ़ का भी मान सम्मान, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथी बढ़ाएं, यही हमारी कोशिश है। और सकारात्मकता के साथ हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रदेश को, देश को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सफलता अर्जित करेंगे। आज हमने तरकस के तीर में बात की है कि हमारी युवा जनसंख्या जो 75 करोड़ के आसपास है, वो पूरे दुनिया के हम सबसे युवा देश हैं। उस युवा जनसंख्या को, उस युवा शक्ति को अगर हम सकारात्मक तरीके से उपयोग कर पाते हैं तो हमको ग्लोबल लीडर बनने से, हम भारत को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दिशा में भारत सरकार भी आज बहुत महत्वपूर्ण काम करने की एक योजना बना रही है। सभी युवा साथी आगे आए, हम सब लोग मिल करके भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में एक महत्वपूर्ण काम करेंगे और अपने जीवन में, खुद के जीवन में, खुद के परिवार में, खुद के परिवेश में एक सकारात्मकता लाकर पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब लोग अपनी महत्तम भूमिका निभाएंगे। ये मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आईएएस की परीक्षा में जो अपीयर हुए हैं उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और आज के एपिसोड को हम लोग समाप्त करते हैं। हाउ इज द जोश? आई होप इट्स वेरी हाई। और आगे हम सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संडे अच्छा गुजरे, आपका आने वाला